जी भाई, कल वाला न्यूमेरिकल निकालें। अब्दुल्ला हाइब्रिड क्लास में जाएं दोनों में, और उन हजरात को खड़े कर दें जिन्होंने कल वाला न्यूमेरिकल नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 10। भाई ज़रा वीडियो पॉज करो, मैं ज़रा इनको खड़े कर दूं। पहले ऑनलाइन वाले हजरात 5 मिनट के लिए खड़े होंगे। एक ऑनलाइन वाला बच्चे इतने अदब वाले थे, उन्होंने कहा एक दफ़ा आपने खड़ा किया लेकिन बैठने को नहीं कहा, तो मैंने पूरी क्लास खड़े होकर ली। एक बच्चे ने जूम मीटिंग में पिछले दिनों बताया। तो ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाला 5 मिनट खड़े हो जाए। आइंदा कभी क्या करो ना तो मुझे याद करा दिया करें, बिठाना भी है उनको। ऑनलाइन वाले 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं जिन्होंने सवाल नहीं किया हुआ। वीडियो बंद करें, सवाल करें और फिर क्लास दोबारा लें। 40 मिनट्स बाद मिलते हैं आपसे। आप लोग आ जाएं। चैप्टर नंबर 18। Zamir Ansari is working as Chief Executive Officer in Wimpy Private Limited. Following information is available. Basic salary है 2 लाख, मेडिकल अलाउंस है 30,000, यूटिलिटीज अलाउंस है 10,000। पेज नंबर 385। मेडिकल अलाउंस को आपने कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखना। मेडिकल अलाउंस को हमेशा आपने मिला के देखना है। भाई ये इधर आ जो, निब टूट गई है, इसको को नहीं लेके आए। मेडिकल अलाउंस को आपने मिला के देखना है मेडिकल इंश्योरेंस या हॉस्पिटलाइजेशन के साथ। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन को आपने फिर आगे देखना है कि ये एज पर टर्म्स है या नॉट एज पर टर्म्स है। तो इन दोनों बातों को कंजंक्शन में मिलाकर देखेंगे। कभी भी मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी को आपने आइसोलेशन यानी अकेले में नहीं देखना, बल्कि इनको मिलाकर पढ़ना है। अब स्टार्ट करें जी। बेसिक सैलरी इज 2,12,12। आई एम नॉट गिविंग यू द टाइम टू नोट इट डाउन। नोट करने का टाइम मैं होमवर्क का सवाल बिल्कुल नहीं दिया करूंगा। आपने सिर्फ व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखना है, और कल की क्लास से ऑनवर्ड्स होमवर्क डिस्कस पूरा नहीं हुआ करेगा। होमवर्क में जिस एडजस्टमेंट में आपको मसला आया है, सिर्फ वो एडजस्टमेंट डिस्कस होगी। बेसिक सैलरी बताएं कितनी है। अब आपने अपने सोल्यूशन पे सिर्फ टिक क्रॉस करने हैं, जहां गलती हुई उसको सही कर लीजिएगा। बेसिक सैलरी कैलकुलेटर सबके हाथों में हो, जिन्होंने होमवर्क किया नहीं किया। 2 लाख ज़रा 12, 24 लाख, दैट इज बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस आपका आ रहा है जी 30,000। मेडिकल अलाउंस को आप हजरात ने आइसोलेशन में नहीं देखना। इसके लिए मैं ओपन कर रहा हूं आपके लिए सैलरी का चैप्टर, और सैलरी के चैप्टर के अंदर जाके हम ढूंढते हैं मेडिकल अलाउंस की ट्रीटमेंट। हमारे सवाल में अलाउंस भी और फैसिलिटी भी दोनों हैं या दोनों में से एक है? दोनों हैं। दूसरा सवाल, हमारे सवाल में अलाउंस है और फैसिलिटी। फैसिलिटी कौन सी वाली? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अलाउंस भी है और फैसिलिटी भी है, और फैसिलिटी कौन सी वाली? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स। मुझे ये चौथा सिनेरियो लग रहा है। अब मैंने कहा था रट्टे ना मारें, क्योंकि फैसिलिटी एज पर टर्म्स है और अलाउंस भी है। तो फैसिलिटी को एज पर टर्म्स होने की वजह से माफ कर दें, फिर अलाउंस को टैक्सेबल कर दें। तो किताब पे अब लिख लें, अलाउंस को क्या कर देंगे? टैक्सेबल, टी मैंने लिख दिया है। और फैसिलिटी को क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट, इधर मैंने ई लिख दिया है। चलें जी। मेडिकल अलाउंस, कैलकुलेटर पकड़ें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से। माफ करने या टैक्सेबल? टैक्सेबल।
यूटिलिटीज अलाउंस 10,000। जो इधर उधर मैं जाया करूं तो आप ज्यादा मुतवज्जे हो जाया करें। मेडिकल इंश्योरेंस भी उसकी करवाई हुई है और उसको लगा बंदा कैश भी दे रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय अक्सर बीमार रहता है, लेकिन उसके इलाज की सहूलत सिर्फ 15 लाख रुपए तक है। मैंने आपको कहा था पेपर में 3 चीजें देगा। नंबर 1, एक वो देगा कि एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को कितने पैसे जमा करवाए। एक वो देगा, प्लीज इधर देख लें, एक वो देगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितने इलाज की मैक्सिमम वादा किया था, और एक वो देगा कितने का इलाज हुआ। आपने जो फिगर यूज करनी है वो यूज करनी है कितने का इलाज हुआ, लेकिन वो फिगर हमारे सवाल में अनलकीली अवेलेबल नहीं है। अब इलाज की एक्चुअल एक्सपेंस लिखें, मिसिंग है। कितने का इलाज हुआ? वैसे कितने तक का इलाज हो सकता है? 15 लाख तक का। कितने का हुआ नहीं पता। वैसे हमें पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माफी करना है ना। अगर दिया भी होता तो माफी करना था, तो अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं भी दिया हो तो परेशान नहीं होना पेपर में जाके कि जी भाई इधर आए, सर ये पेपर में गलती है, इधर आई कैप से चेक करा के मुझे बता दें। पेपर करते हुए लग जाए उधर। नहीं, कोई गलती नहीं पेपर में, आप में मसला है। मेडिकल फैसिलिटी को क्या कर दें? एग्जाम्प्ट कर दें, क्योंकि ये एज पर टर्म्स है। ब्रैकेट में बेशक लिख दीजिएगा एग्जाम्प्ट बिकॉज एज पर टर्म्स। उसके बच्चों की स्कूल की फीस एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं। ही वॉज प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग बेनिफिट्स। उसके बच्चों की स्कूल की फीस एम्प्लॉयर पे कर रहा है। फीस डायरेक्टली स्कूल के बैंक अकाउंट में एम्प्लॉयर जमा करवा रहा है। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक फायदा दे रहा है। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायदा दे रहा है। बच्चों की स्कूल फीस 15,000 को जरब दें 12 से, 1,80,000। अच्छा, इससे आपने वो नहीं समझना था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, तो ये हाइब्रिड में आना जाना ही लगा हुआ है। चलें जल्दी करें जो भी करना है। इसमें आपने ये नहीं समझना था कि एम्प्लॉई को डिडक्टेबल अलाउंस मिलना है एजुकेशन एक्सपेंसेस का। एम्प्लॉई को एजुकेशन एक्सपेंसेस का डिडक्टेबल अलाउंस तब मिलता जब एम्प्लॉई अपने बच्चों की स्कूल फीस खुद जमा करवाता और उसकी साल की इनकम 15 लाख से कम होती। इधर एम्प्लॉय अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहा है या एम्प्लॉयर उसके बच्चों को पढ़ा रहा है? इसलिए डिडक्टेबल अलाउंस किसी के जहन में ना आए। किसके जहन में आया था? आना कोई मसला नहीं है, लेकिन आए मत। तो लिखें एम्प्लॉय खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, इसलिए डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होगा। एम्प्लॉय खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। भाई आप लिखो। इसलिए डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट, अकोमोडेशन। अच्छा भाई, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दे दे, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि भाईजान घर मेरी तरफ से, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? ऐसी सूरत में 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता, विच एवर इज हायर इज एडिड इन सैलरी। लेकिन वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता सवाल में गिवन नहीं है, इसलिए बहालत मजबूरी हम 45% ऑफ बेसिक सैलरी ही ऐड कर देंगे। हाँ, मैंने कहा था अगर फेयर मार्केट किराया घर का दिया हो तो उससे भी कंपेयर कर सकते हैं आप 45% ऑफ बेसिक सैलरी को, लेकिन कुछ भी नहीं दिया हुआ।
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है 24 लाख का 45%। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा, नोट एक आप लोगों ने देखे आने, वो नोट सोल्यूशन में भी दिया हुआ है कि अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इज नॉट गिवन, देयरफॉर आई एम ओनली एडिंग 45% ऑफ। दिया हुआ था सोल्यूशन में, ये नोट जरा हाथ खड़ा करके बता दें। सोल्यूशन देखते हैं जाके, देखा करें, आप लोगों के लिए दिया हुआ है, सवाल करने के बाद देखना होता है। दिया हुआ है नोट सोल्यूशन में? नहीं दिया हुआ नोट सोल्यूशन में, देना है मैंने कहा था। अच्छा जी, वापस आ जाएं। 2 गाड़ियां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी हुई हैं, 2 कंपनी मेंटेन कार्स। थोड़ी सी आंखों की अलाइनमेंट जरा इधर रखा करें, वरना मुझे को लगता नहीं कि आप लोग क्लास में हैं। 2 गाड़ियां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी हुई हैं, एक गाड़ी एम्प्लॉयर ने खरीद के लेके दी हुई है और वो सिर्फ बिजनेस के इस्तेमाल में आ रही है। तो जब वो गाड़ी सिर्फ बिजनेस के इस्तेमाल में आ रही है तो इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय की जात को तो फायदा नहीं हो रहा ना। तो ऐसी कार जो बिजनेस के इस्तेमाल में आ रही है उसे क्या कर देंगे? इग्नोर, क्योंकि एम्प्लॉय को तो कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। एक और गाड़ी है, वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लीज पे लेके दी हुई है। तो जो लीज पे लेके दी होती है, इसकी कॉस्ट लेनी होती है या इसकी फेयर वैल्यू लेनी होती है? और ये गाड़ी थोड़ी सी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है और थोड़ी सी घर के लिए यूज हो रही है, इसलिए 5% लगाएंगे या 10%? 5%। गाड़ी की फेयर वैल्यू जिस दिन लीज शुरू हुई थी उस दिन कितनी थी? 18 लाख। अब हम 18 लाख को पकड़ेंगे, ये गाड़ी थोड़ी सी बिजनेस यूज के लिए है, थोड़ी सी पर्सनल। 18 लाख को पकड़कर 5% से मल्टीप्लाई करेंगे और 5/12 भी करेंगे। यकम फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितने लोग कह रहे हैं 5/12 करेंगे? कितने लोग कह रहे हैं 5/12 नहीं करेंगे? भाई 5/12 नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल का अगर सवाल होता तो 5/12 करते। पिछला साल खत्म हुए 30 जून 9 को, हमारा साल खत्म हुए 30 जून 10 को। हमारे साल पूरे साल गाड़ी इस्तेमाल हुई है, पिछले साल 5 महीने गाड़ी इस्तेमाल हुई है। तो क्या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इस साल गाड़ी दी? आप डेप्रिसिएशन में इस तरह नहीं करते थे, पिछले साल अगर एसेट खरीदा हो तो 5/12 करते थे, इस साल फिर फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो बताएं, ये पिछले साल एम्प्लॉयर ने लेके दी है गाड़ी या इस साल लेके दी है? तो फिर पिछले साल 5/12 होने ना। तो ये पिछले साल का सवाल है 2009 का, या हमारे साल का सवाल है 2010 का? तो फिर क्या करें, 5/12 करें या वो पिछले साल का सवाल होता तो करते? तोबा तोबा बोलें जिन्होंने हाथ खड़े किए थे। अच्छा, अब 5/12 नहीं करना, क्योंकि हमारा साल कौन सा है? 2010। अब ये सारे सवाल डिस्कस होने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि आप हजरात सैटरडे को कोई उज़र लेके आए अपना। सैटरडे का टेस्ट कल रात को बनना शुरू हो चुका है, आज भी बनेगा और कल का दिन भी बनेगा, और सैटरडे को आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा वो टेस्ट। आगे चलें। लीव इनकैशमेंट मैंने कहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में माफ है, बाकियों के केस में टैक्सेबल है। लेकिन अनलकीली ये हमारा 30 जून 10 का साल खत्म होने के 5 दिन बाद मिली है। तो सैलरी में जनरल रूल है कि सैलरी पे टैक्स तब लगता है जब सैलरी मिले, तो मिली नहीं सैलरी, इस वजह से हम जो है वो इस लीव इनकैशमेंट को ऐड नहीं करेंगे। एग्जेम्प्ट होने की वजह से ऐड नहीं कर रहे या अगले साल मिलने की वजह से ऐड नहीं कर रहे? अगले साल मिलने की वजह से ऐड नहीं करे। सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस। पॉइंट नंबर 6, अब इस एडजस्टमेंट के ऊपर हमें 10-15 मिनट लगेंगे, इसको जरा समझ लें आराम से।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए 3 किस्म की बास्केट्स अरेंज करता है। ये एम्प्लॉय का अरसा है जिसमें वो नौकरी की, और ये एम्प्लॉय का अरसा है जब वो रिटायर हो गया था और घर बैठा हुआ था। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए एक बास्केट ली हुई थी प्रोविडेंट फंड की, एक बास्केट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ली हुई थी पेंशन फंड की, और एक बास्केट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ली हुई थी ग्रेच्युटी फंड की। जहां तक ताल्लुक है प्रोविडेंट फंड का, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हर साल एम्प्लॉय कुछ पैसे डालता है, हर साल एम्प्लॉयर कुछ पैसे डालता है, और हर साल इस बास्केट में इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर ये प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज होता है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 1/10 और 1.5 लाख करके माफ़ कर देते हैं, और इंटरेस्ट को 1/3 ऑफ सैलरी और 16% करके माफ़ कर देते हैं। ये डिस्कशन हमने की थी सैटरडे की क्लास में, जो अक्सर लोगों ने इस चक्कर में छोड़ दी थी कि पीछे 3 दिन ऑफ है तो आज कौन सा कॉलेज खुला होगा। तो सैटरडे की क्लास में हमने ये प्रोविडेंट फंड की डिस्कशन की थी। इसी तरह अगले साल भी यही होता है, उससे अगले साल भी यही होता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और जो भी पैसे होते हैं इस बास्केट में, उसकी डिस्कशन हमने प्रोविडेंट फंड में कर ली थी। हाँ, जो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था ना, उसमें हमने कहा था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही इग्नोर करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को भी इग्नोर कर दें अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, आखिर में जो किया था, और इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर दें। और जब रिटायरमेंट का टाइम आए ना, तो आज तक जितने पैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के हैं और आज तक जितने पैसे इंटरेस्ट के हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे उठा के सैलरी में ऐड कर दें। ये हमने डिस्कशन की थी अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। ये बात कितने लोगों को याद है? तो ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने डिस्कशन की थी। इस डिस्कशन को साइड पे रखते हैं, जिसको भूली हुई है वो सैटरडे की क्लास जाके ले ले। उसका लिंक जो है वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वो जो अदनान रऊफ वाली वेबसाइट है। पता नहीं यूट्यूब पे वो लेक्चर अवेलेबल है या नहीं, मुझे नहीं पता। वहाँ पे लिंक अवेलेबल है इसका। जो चारों क्लासेस हुई थी उनका लिंक अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। अगर कभी आप चले जाएं, आपको टाइम मिले। ये चारों क्लासेस का लिंक अवेलेबल। तो ये लेक्चर 44 के अंदर प्रोविडेंट फंड डिस्कस हुआ था। और इसके बाद, हाँ जी, वो तो मेरे वाला है, उससे तो फाइलें एंटर या डिलीट होंगी। आपके वाला में, हाँ, आपके वाला पिछली दफ़ा वाला ही है। अच्छा, चलो मुझे क्लास के एंड पे याद कराना, मैं दोबारा लिख दूंगा। अच्छा, अगला सवाल अब ये है, यार बहुत हिम्मत है आप में, इतना लेट मैं तो नहीं आ सकता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, जी क्या कह रहे हैं, मैं ऑनलाइन क्लास वाले बैठ से नहीं, मैंने उनको कहा ही 5 मिनट का था। अच्छा अब पेंशन की बात करते हैं। पेंशन की, पेंशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को याद रखेगा देता रिटायरमेंट के टाइम पे है, और ग्रेच्युटी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता रिटायरमेंट के टाइम पे है, उससे पहले नहीं देता। लेकिन ये जो पेंशन की बास्केट है, ये एम्प्लॉयर खरीद शुरू में ही लेता है जब वो नौकरी शुरू करता है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। तो जिस वक्त एम्प्लॉय नौकरी शुरू करता है, एम्प्लॉयर को लगता है इसने कभी ना कभी 20-25 साल बाद क्या हो जाना है, रिटायरमेंट के बाद ये चला जाएगा घर और मुझे इसको भेजने पड़ेंगे पेंशन के पैसे। एकदम इन सालों में पैसे अरेंज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अक्लमंद एम्प्लॉयर क्या करता है, जैसे घर में जहेज के लिए एक पेटी लेके रख ली जाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके, कभी जूसर, कभी ग्राइंडर, कभी ब्लेंडर, कभी चकला, कभी बेलना, वो चीज़ें एक एक करके डाली जाती हैं, कभी डंडा, कभी सोटा, ये सारी चीज़ें जो उस बास्केट के अंदर डाली जा रही होती हैं, उस पेटी के अंदर डाली जा रही होती हैं, ये मिलनी कब होती हैं? एट द टाइम ऑफ शादी, एट द टाइम ऑफ। इसी तरह एम्प्लॉयर क्या करता है,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए अपनी तरफ से पेंशन हर साल बास्केट में डालने लग जाता है। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो अच्छे खासे पैसे उस बास्केट में पड़े होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एम्प्लॉय को देता रहता है। तो पेंशन की बास्केट भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए लेके रखता है। इसी तरह एक और बास्केट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए लेके रखता है, वो है ग्रेच्युटी की। इसमें भी एम्प्लॉय से कुछ पैसे नहीं मांगता, इसमें भी जितने के जितने पैसे पड़े होते हैं वो सारे के सारे किसकी कंट्रीब्यूशन होते हैं? एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है। सारे पैसे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होते हैं। वो पैसे एम्प्लॉयर थोड़े थोड़े करके, मैं आप ही के लिए लगा हूं, वो पैसे एम्प्लॉयर थोड़े थोड़े करके बास्केट में डालता रहता है। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो इकट्ठे उसको ग्रेच्युटी के पैसे देता है। इसके बारे में हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिल रही है और वो सिटीजन है पाकिस्तान का, तो हमने पढ़ा था पेज 105 पे कि वो पेंशन उसको जो रिटायरमेंट के बाद मिल रही है वो माफ है। और ग्रेच्युटी के बारे में हमने पढ़ा था कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको 10 लाख रुपए मिले तो इस सिनेरियो में 3 लाख तक माफ हो जाएंगे। अगर इधर 10 लाख मिले तो लोअर ऑफ करके माफ हो जाएंगे। तो पेंशन और ग्रेच्युटी के पैसों पर टैक्स लगना कब डिसाइड किया जाता है? आफ्टर रिटायरमेंट या बिफोर रिटायरमेंट? इसका मतलब है कि पेंशन की बास्केट में जो एम्प्लॉयर थोड़े थोड़े करके पैसे डाल रहा होता है कि एंड पे ज्यादा जहेज देना पड़ेगा तो इतनी महंगी चीजें कहां से लूंगा, तो एम्प्लॉयर पेंशन की बास्केट में और ग्रेच्युटी की बास्केट में जो थोड़े थोड़े करके हर साल पैसे डाल रहा होता है, ये पैसे, थोड़ी सी इधर आंखें रख लें, पता नहीं किताब पे क्या देख रहे हैं, इधर 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 देखें। अच्छा, अब एम्प्लॉयर जो हर साल पैसे डाल रहा होता है इसके लिए बास्केट में, ये सारे के सारे पैसे जो है मिलते कब हैं इसको? तो जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उस वक्त आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को पेपर में इग्नोर करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बेटी कहे, अम्मी अभी मेरी शादी तो नहीं हुई लेकिन मैं देखना चाहती हूं कि ये मिल्कशेक वाला जग सही चल रहा है या नहीं। अम्मी छपे, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है इसको तुम्हें। सिमिलरली इन चीजों को हमने इग्नोर करते रहना है। बस एम्प्लॉयर उसके लिए अलग करके रख रहे हैं। कभी कभी बरकत के लिए उस पेटी को दिखा दिया जाता है बाहर से, ये देख लो ये तुम्हारी पेटी है, अंदर पता चले खाली हो, ये तुम्हारी पेटी है। तो इसी तरह कभी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के दिखा देता है, ये देखो तुम्हारे लिए मैं पेंशन अरेंज कर रहा हूं, लेकिन इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। हां, जब पेपर में कभी लिखा आ जाए कि एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो आपने पेंशन को सोचना है कि ये सिटीजन है या नहीं, फिर अगले डिस्कशन है। और अगर एम्प्लॉय रिटायर हो गया है तो देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेच्युटी का वो देखना है। तो इनकी टैक्सेशन रिटायरमेंट के वक्त डिसाइड करनी है या जब एम्प्लॉयर पेटी में पैसे डाल के रख रहा है? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनकी क्या करनी है? इग्नोर करनी है। डन। तो पहले एक तारीखी जुमला लिख लें, चैप्टर 18 में लिखेंगे या सैलरी के चैप्टर में जाके? सैलरी के चैप्टर में जाके चलें, लिखें तारीखी जुमला लिखें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड भाई पहली रो तेरे से मोबाइल मैंने ले लेना है, क्लासेस वाले भाई हाइब्रिड में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन ग्रेच्युटी फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन ग्रेच्युटी फंड will be ignored.
क्या दे देते होंगे? तो मोहतरम ये इनको इग्नोर करना है, बल्कि विल बी इग्नोर, क्वेश्चन में इग्नोर करेंगे बस, विल बी इग्नोर, इग्नोर आगे आगे फुल स्टॉप। टिल रिटायरमेंट कह सकते हो, रिटायरमेंट तक इसको इग्नोर करना है। फिर जब रिटायर हो जाएगा तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो अगर कभी पेंशन मिलेगी तो देख लेंगे उसको क्या करना है। बनानी है ये डायग्राम, चलें पता नहीं देख लें, बना लें। प्रोविडेंट फंड की तो डिटेल से सैटरडे की क्लास में बात हुई थी। कोई प्रोविडेंट फंड में मसला है तो लेक्चर का लिंक मैंने आपको बता दिया। उसमें रिकग्नाइज्ड है, अनरिकग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उसमें फिर सारी डिटेल है। सवाल किया था जिसको आपने एंड पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 9 से मल्टीप्लाई करना था सैटरडे को, याद है? तुम्हें याद हो कि ना याद हो? ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो बल है जुल्फ़े अयाज में। पता नहीं किन चक्रों में आप लोग। तन मन धन दें अपना, अनथक एफर्ट करें। हाँ जी, आ जाए। यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई मिसालें कायम करें। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, वो और बात है, लाइट जल नहीं रही होती थी ऊपर। आपको और आपको मैंने कहा है ज़रा, अच्छा जी। ये लाइन पढ़ के बताएं आपको क्या फील हो रहा है। पेटी में डाली जा रही हैं चीज़ें या शादी हो गई है? देखें ज़रा, फील करें। 0.6 पढ़ें ज़रा, क्या फील हो रहा है आपको? एम्प्लॉय रिटायर हो गया, उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है, या एम्प्लॉयर उसके लिए पेंशन जमा करके रख रहा है? क्या फील हो रहा है आपको? एन अमाउंट इक्वल टू 1 सैलरी वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर टू बास्केट, वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर टू फंड। का मतलब क्या होता है? बास्केट। एम्प्लॉयर ने इतने पैसे बास्केट में डाले, या फिर एम्प्लॉय रिटायर हो गया उसको दे रहा है ये पैसे? इतने पैसे बास्केट में डाले। लिखें उर्दू जबान में, अभी तो एम्प्लॉयर ने इसके लिए अलग करके रखे हैं, अभी तो एम्प्लॉयर ने इसके लिए पैसे अलग करके रखे हैं। मिले तो नहीं ना इसको, मिले तो नहीं। अच्छा, अगर इस लाइन की जगह ये लिखा होता है एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतने इज रिसीव्ड एज पेंशन, फिर तो इसको मिल रहे होते हैं, फिर इसको मिल रहे होते हैं। अभी मिल रहे हैं या एम्प्लॉयर उसके लिए रख रहा है? तो डेट इज लाइक पेटी या डेट इज लाइक शादी? डेट इज लाइक पेटी। अभी पेटी में डाल के रखे जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर दें। वापस आ जाए इधर जिथे दी। क्या एम्प्लॉयर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, इग्नोर कर दें। चलें आगे। ज़मीर ने रिसीव किए हैं 15,000 शेयर्स WPL के 1 दिसंबर 2006 को। ये सवाल क्लास में किया हुआ है अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये 1 जनवरी 2009 तक शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी 1 दिसंबर 2006 को शेयर जो है वो कहाँ हैं, नज़र आ रहे हैं? 1 दिसंबर 2006 को शेयर जो हैं वो अंदर वाली जेब में थे, और 1 जनवरी 2009 को शेयर्स बाहर वाली जेब में आ गए।
ज़मीर ने 15,000 शेयर रिसीव किए हैं 1 दिसंबर 2006 को। उसके पास एक ऑप्शन है कि शेयर्स को बेच सकता है 1 जनवरी 9 के बाद, लेकिन उसने बेचा 1 अप्रैल 2010 को है। जिस दिन जेब के अंदर डाले थे शेयर उस दिन 35 रुपए के थे बाजार में, जिस दिन जेब से बाहर निकाले उस दिन 42 के थे, और जिस दिन बेच दिए उस दिन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर ढूंढें। एक्सेलेंट, 0। कुछ बच्चों ने यह समझा था जिस दिन मैंने यह सवाल कराया था कि उसने शायद 35 रुपए दिए हैं एम्प्लॉयर को। भाई अगर उसने 35 रुपए एम्प्लॉयर को दिए हैं तो फिर फेयर वैल्यू ही अगर एम्प्लॉयर को दी है तो फिर एम्प्लॉयर से शेयर लेने का एहसान क्यों लिया है? फेयर वैल्यू तो वो चीज़ होती है जो बाजार में मिल जाती, फिर तो वो बाजार में जाके खरीद लेता 35 रुपए के एतबार से। फेयर वैल्यू पे एम्प्लॉय शेयर नहीं खरीदता, एम्प्लॉय शेयर खरीदता है जिस अमाउंट के साथ लिखा हो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू, देयर इज नथिंग पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। इसलिए मैंने कहा था उसने परचेज का लफ्ज नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है? रिसीव। तो रिसीव के साथ मैंने लिखवा दिया था। और ये बोंगी है समझना, एम्प्लॉय ने 35 रुपए के खरीदे हैं। अगर 35 रुपए के ही खरीदने होते तो बाजार से भी मिल जाते थे वो, और वो जो 35 रुपए के बाजार से मिलने थे उन पे अल्लाह का शुक्र रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगी होनी थी, उनको तो जब मर्जी बेचते। तो ये 35 इज फेयर वैल्यू और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। 35 इज 0, जो मैं पूछ रहा हूं वो जवाब दिया करें। 35 इज फेयर वैल्यू और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, फेयर वैल्यू। सो व्हाट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय? इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सो इट इज 0। हम उस अमाउंट को गेस नहीं कर सकते कभी। सो दिस अमाउंट इज 0। आप बताएं जी 1 दिसंबर 2006 को क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे शेयर मिले हैं लेकिन उन पे क्या लगी हुई है? 1 जनवरी 2009, ये कौन सा टैक्स ईयर बनेगा? 2009। 1 जनवरी 2009 को रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई तो मैंने गेन को कहां डालना है? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो बताएं जी 1 जनवरी 9 की फेयर वैल्यू कितने शेयर्स? लेस कॉस्ट ऑफ शेयर किस भाई ने उस 6,30,000 को यहां लाके इनकम फ्रॉम सैलरी में डाला था? चपेड़। ये पिछले साल की इनकम फ्रॉम सैलरी है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें 2010 का। हमारे साल सिर्फ शेयर बिके हैं बस। तो इसलिए मोंगी नहीं मारनी थी कि इसको लाके इधर भी सैलरी में डालें, इसलिए सैलरी इनकम हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है अब। अच्छा, इसके बाद 1 अप्रैल 2010 को हमने शेयर्स क्या कर दिए? कितने के बेचे? 48 के। कंसिडरेशन रिसीव्ड 15,000 जरा 48, 7 लाख माइनस ABC, वेयर ए इज द, अब मुझे ये याद है चीजें, अब लिखवाए ना दोबारा। B इज द कॉस्ट ऑफ राइट एंड C इज $90,000। इट इज माई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। तो हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ शेयर कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ शेयर इज सम ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, और इन तीनों का अगर टोटल करें तो मैंने कहा था जवाब 630 के बराबर ही आया करेगा। क्या चीज?
नहीं 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 नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जिस साल भी ये कैलकुलेशन हुई, आज तो पिछले सवाल जाके देख लो, कल वाला सवाल जाके देखो, कल भी ये सवाल पूछना था, फिर आपने कल क्यों नहीं ये सवाल पूछ लो? इससे पिछली कई क्लासों में आपको ये सवाल पूछना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पूछ रहे हैं कि सैलरी को आपने इस साल इधर ऐड नहीं किया तो फिर इस साल माइनस क्यों किया? नहीं 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 भाई, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है चीज़, ये तो नॉर्मल तरीके से चलने दें कैलकुलेशन को। वो जो भी हो, बस जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हुआ था आपने यहां वाला फॉर्मूला नहीं बदलना। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल बता दें। जो न्यूमेरिकल का फेस बनेगा स्कॉर्पियो लिमिटेड नो, ओ तरीका है, जो न्यूमेरिकल का फेस बनेगा उसके ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी और इनकम फ्रॉम, छोड़े परे बस एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा। अच्छा, एक और इनकम है इस सवाल में, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो मैं निकाल देता हूं। बस ये वर्किंग कह रहे हैं, शो करने की जरूरत नहीं, कर दो। असल में आपने इस फिगर को इस फिगर को इस फिगर को आगे यूज करना है। अगर इसको वैसे ही निकाल सकते हो नीचे जाके तो कर सकते हो, फिर अगर ये शो नहीं करना तो। लेकिन इन फिगर्स को असल में मैंने आगे यूज़ किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिगर्स यूज़ करनी हो फिर आपको मसला पड़ा हो कि ये कहाँ से फिगर्स ला रहे हैं। एक अपार्टमेंट है जो ज़मीर ने ओन किया हुआ है, उसने किराए पे दे दिया है साल के पहले दिन अब्दुल गफ़ार को एट अ मंथली रेंट ऑफ 22,000। तो 22,000 महीने के किराए के एतबार से इसने जो है वो अब्दुल गफ़ार को किराए पे दे दिया। तो बताएं जी 22,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। जवाब बताएं क्या आएगा? 2,64,000। उसने नए किराएदार से 1.5 लाख रुपया लिया है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट की ट्रीटमेंट अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताई हुई है कि जब भी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट मिलती है नए से और पुराने को हम वापस कर रहे होते हैं तो पुराने की सारी, ये मोबाइल यूज कर रहे हैं भाई वाइट शर्ट, तो पुराने की सारी अमाउंट माइनस करते हैं या पुराने की ऑलरेडी टैक्स्ड, पुराने की ऑलरेडी टैक्स्ड माइनस करते हैं। अब मुझे बताएं, ही रिसीव्ड अ नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख विच वॉज पार्टली यूज, जो थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ था, टू रीपे, के रीपे होना है 90,000 पुराने को। अब मुझे बताएं नए बंदे से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी मिली? इसमें से पुराना 90,000 सारा माइनस करना है या ऑलरेडी टैक्स्ड? पुराने बंदे से जो 90,000 मिला था आपको वो जुलाई 2007 में मिला था। ये जुलाई 2007 नहीं होता, ये टैक्स ईयर 2008 है। जुलाई 2007 है, टैक्स ईयर 2008 शुरू हो चुका है। तो पुराने से आपको 2008 में मिला है 90,000, तो 2008 में भी इनकम में गया होगा, 2009 में भी इनकम में गया होगा, लेकिन जिस साल नया बंदा आ जाए उस साल इनकम में नहीं गया होगा, हमारे साल इनकम में नहीं गया होगा। तो असल में 2008, 2009, 2000 पुराने बंदे से 90,000 मिला था और नए से 1.5 लाख मिला, तो पुराने का 9 ऑलरेडी टैक्स्ड है और पुराने का 9 ऑलरेडी टैक्स्ड है, यानी पुराने का 9 और 9 हम इनकम में डाल चुके होंगे। तो मैंने कहा था 1.5 लाख में से ये माइनस करना है। इस तरह की कुछ डिस्कशन हुई थी मुझे जो याद आ रहा है, और उसमें 9 लाख और 6 लाख की अमाउंट थी हमारी क्लास में जो डिस्कस हुई थी। आप बताएं जी पुराने से कितने पैसे आए थे?
एक साल में कितने इनकम में डाले? इधर क्यों नहीं देखते आप लोग? पुराने से कितने पैसे आए थे? 90,000। एक साल में कितने इनकम में डाले? 2 सालों पुराना बंदा रहा तो कितने साल इनकम में चले गए? तो ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे आप अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं कभी कभी निकालते डिस्पोजल्स की, एसेट्स की, कि 10 से डिवाइड करो तो 1 साल की डेप्रिसिएशन, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 साल की डेप्रिसिएशन। क्या जवाब आ गया? क्या मैंने ये सही किया है? कितने लोग कह रहे हैं सही किया है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब है गलत ही किया होगा शायद, इसलिए आप लोग हाथ। इसको अंदर लेके आए। तीनों बड़ा बाहर जान दी पी रही है। चल अंदर आ, अंदर। अम्मी नहीं, चल चुप, अंदर आ। ये इसके टोटे करें। आप जाओ बाहर। जी अम्मी, आप, मैं जा रहा हूं। तो ये करना। आप लोग ना करवाए करें कैलकुलेशन। अपने ज़माने में हम टीचर का आधा काम खुद करवा दिया करते थे। 55,440। वैसे टोटल सही था ऊपर। अच्छा, मेहरबानी। 227 22। ये हमारी क्या आ गई? 2217 4541,760। ज़कात बताएं सवाल में कितनी है? बैंक ने ज़कात काटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़कात जो मर्जी काटे। अगर बैंक ने ज़कात काटी है तो वो उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही जमा करवाता है, इसलिए ये आप माइनस कर दिया करेंगे। 2 लाख वट एवर द टैक्सेबल इनकम में बी, इन चैप्टर 4 में जाके वट एवर द टैक्स में बी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी अमाउंटेड टू 6,50,000। एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी पे टैक्स काटा है 6.5 लाख रुपया। क्या ये 6.5 लाख ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका होगा? इसको न्यूमेरिकल के एंड पर क्या कर दें? माइनस कर दें, वट एवर द जवाब में भी। अब आप तस्वीर खींच लें। मोबाइल घर बुलाए हैं? कितने लोगों का आधा सही था? आधा जिन्होंने किया है, आधा या उससे आधा सही था, हाथ खड़ा कर दें। यार ये तो मसला है। आई कैप में पहुंचने तक मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपका आधा सही हो, आपका अभी से आधा सही होने लग गया है। मैं तो ये सोचा हुआ कि आई कैप में पहुंचने तक आप इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आधा सवाल ना सही हो जाया करे। तो ये बात न्यूमेरिकल्स में याद रखिएगा, एक न्यूमेरिकल का भी पेएबल टू गवर्नमेंट आपका जिंदगी में कभी मैच नहीं करेगा, अनलेस कभी कर जाए, वो और बात है। तो कभी भी आपका मैच नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हर सवाल में कोई ना कोई उसने डिच फ्राई की होनी है, उसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरा 80% सॉल्व हुआ है। सर ये जो 20% सॉल्व नहीं हो रहा सर, इसके लिए मैं क्या करूं? मैं कौन सी दीवार में जाके ठक्कर मारूं? अजीब पागल। तो जो हो रहा है वो करना है, बस आधा करना है।
80% भी अगर 70-80% भी सॉल्व होने लग गया है ना, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप जरा तेज स्पीड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा तेज स्पीड पे जा रहे हैं, क्योंकि आई कैप आधा एक्सपेक्ट करता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे अलग टैक्स नहीं लगेगा। भाई पूछ रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनको सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करूं और इसके ऊपर अलग रेट लगाऊं। मेरा इनसे ये सवाल है कि क्या इस कंपनी के पाकिस्तान की हुकूमत ने 50-100 से ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? ना। क्या इसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50-100 से ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? ना। क्या इसके फॉरेन गवर्नमेंट ने 50-100 से ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? ना। क्या किसी ऐसी कंपनी ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है? ना। क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? ना। इफ अ कंपनी इज नॉट अ पब्लिक, इट इज अ, if the company is private, so we can safely say this income from capital gain will go to normal tax regime. You got the answer, guy? Got the answer? Or should I come to you? अच्छा जी, अगला सवाल। किसी के जहन में, आप कहते हैं नहीं आता हमारे जहन में, हमारे से ऐसी बातें ना किया कर। किसी के जहन में अगर ये आया हो कि सेक्शन 63 हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि पेंशन फंड में जब पैसे डालते हैं तो टैक्स माफ होता है। वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल के तहत एक पेंशन फंड है, उसमें पैसे डालते हैं तो टैक्स माफ होता है। तो क्या ये वो वाला तो नहीं जिसमें टैक्स माफ हो? नहीं, उसमें फिर सवाल में ये लिखा होता कि ज़मीर अंसारी हिमसेल्फ डिपॉजिटेड मनी इन गवर्नमेंट खजाना अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005। वो एम्प्लॉयर इसके लिए अलग करके नहीं रख रहा होता, वो एम्प्लॉयर के पास पेटी नहीं पड़ी होती, वो एम्प्लॉय खुद अपनी पेंशन के लिए एम्प्लॉयर को बताए बगैर अपनी कुछ सेविंग जाके जमा करा रहा है वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स में। और उसकी अंग्रेजी इंशाल्लाह किसी ना किसी सवाल के अंदर अगर जिंदगी ने हमें मौका दिखाया तो उसकी अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, ताकि उसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी के अंदर हमें फर्क समझ आ जाए। जहां पे सवाल में लिखा होगा वजाहत कॉन्ट्रीब्यूटेड 8,90,000 इन पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स, किसी सवाल में ये पढ़ेंगे, पता नहीं ये कौन सा सवाल अभी मैंने ढूंढा है, एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है या एम्प्लॉयर उसके लिए अलग करके रख रहा है। तो अगर एम्प्लॉय अपनी पेंशन के लिए पेंशन सिस्टम रूल्स में जाके पैसे जमा कराए तो टैक्स माफ होगा। तो यहां टैक्स माफ वाला सिनेरियो है या फिर एम्प्लॉयर उसके लिए पेंशन अलग करके रख रहा है? तो कभी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है लिखा हुआ जमीर अंसारी कंट्रीब्यूटेड, लेकिन आज के सवाल में देखें जमीर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका जमीर जगा हुआ था, जमीर ने कुछ नहीं किया। Any amount equal to one's basic salary was paid by employer. एम्प्लॉयर ने उसके लिए अलग करके रखा है, जमीर ने कुछ नहीं किया। तो ये थॉट रैंडम किसके जहन में आई थी घर में? एक बंदे ने हाथ खड़ा कर दिया, 3 बंदे ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, रोजाना रात को सोने से पहले ना वेबसाइट को आप देख लेते हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है चैप्टर 18 में क्वेश्चन 27। चैप्टर 18 क्वेश्चन 27 कहाँ पे लिखेंगे? किताब के शुरू में, चैप्टर 18 क्वेश्चन 27। अहमद गाजी है, पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम है? अहमद गाजी, देख लिया। चैप्टर 18 क्वेश्चन 27। अच्छा मोहतरमा, ये आप लोगों ने कल हमने पढ़ा था, ये आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा वेबसाइट पे जाके। हर कंपनी ने रिटर्न जमा करानी है। ऐसे इंडिविजुअल एओपी ने जिसकी साल की इनकम, नॉन प्रॉफिट इदारे ने डिविडेंड इनकम कोई कमा रहा है उसने भी रिटर्न जमा करवानी है। जिसने पिछले 2 सालों में टैक्स जमा करवाया है, जिसका लॉस आ रहा है उसने भी रिटर्न जमा करवानी है।
जिसकी इस 3 इलाकों में ये प्रॉपर्टीज़ हों उसने भी रिटर्न जमा करवानी है, जिसके रेटिंग एरिया के अंदर ये चीज़ें हों उसने भी रिटर्न जमा करवानी है। इससे ये होता है कि आप कोई चीज़ पेपर में छोड़ेंगे नहीं। यानी इंपॉर्टेंस रेटिंग एरिया मैंने अलग कर दिया, लफ्ज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी लफ्ज़ अलग कर दिया, और 500 स्क्वायर यार्ड और मोर अलग कर दिया। इससे कोई भी एस्पेक्ट आपका लिखने में छूटेगा नहीं। और मोटर व्हीकल इंजन कैपेसिटी, जिसके पास एनटीएन है, जिसके पास बिल आ रहा है बिजली का 5 लाख से ज़्यादा साल का, और सीए वगैरह वाला पॉइंट मैंने थोड़ा कंजूसी किया, ये ज़रा पूरा नहीं लिखा वरना सफ़ा भर जाना था सारा, और बाकी पॉइंट सारे पूरे लिखे हैं। और ऐसा इंडिविजुअल जिसकी साल की बिज़नेस इनकम 3 लाख से 6 लाख के दरमियान है। तो इससे ज़रा आपको कंडीशन सारी पता चल जाएंगी। जी जी जी, वो तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा 2 दिन बाद इंशाल्लाह। और इधर ना एक डायग्राम में मैंने इन सारी चीज़ों के साथ एक बात लिखी है, इसको भी फ़िलहाल आपने घर जाके नहीं देखना, इसको इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में बताऊंगा। ये मैंने लाइन साथ क्यों लिखी है, क्योंकि ये कल लिखी नहीं हुई थी किताब में, तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये मैंने लाइन इनके साथ क्यों लिखी है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। चलें जी, आज वाला पढ़ें भाई। अब आ जाएं जिथे दी। बोल लिया करें हम फ्रैंकली, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? ना बोला करें, ठीक है। कुछ लोगों ने हम नो कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं बोलेंगे हम इंशाल्लाह। वापस आ जाइए जिथे दी। नहीं, मैं पूरा नहीं बोलूँगा। पेज 320 पॉइंट 4 और 5, बैक टू पेविलियन। आज क्या तारीख है? 18 साल के हो गए आप? आज क्या तारीख है? 18 मई 23। अच्छा, अब साल अगला कब खत्म होने? चले मैं बता देता हूँ, 30 जून 23 को। अगला साल अब कब खत्म होने वाला है? इससे पिछला साल फिर कौन सा है? 30 जून 22, 21, 20, 19, ये पिछले साल है। आज हम कहाँ खड़े हैं? 18 मई 23 को। ऑनलाइन वालों की 19 मई को ये क्लास अपलोड हो रही है, तो 18 मई को हम खड़े हैं। अच्छा चले मेरे सवाल का जवाब बताएं। 18 मई 23 को खड़े होकर आपने एफबीआर में जाके शिकायत लगाई कि एफबीआर वालों, हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब है जो निहायत बुरा बच्चा है। डॉक्टर निहायत बुरा बच्चा है। एफबीआर वालों ने कहा क्यों निहायत बुरा बच्चा है? लोगों ने कहा जी हम जाके डॉक्टर को आंखें दिखाते हैं अपनी, और काफ़ी अरसे से ये आई स्पेशलिस्ट के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इस डॉक्टर ने मुसलसल पिछले 5 साल में रिटर्न जमा नहीं कराई। इसकी इनकम 6 लाख से बहुत ज़्यादा है, इसने मुसलसल 5 साल से रिटर्न जमा नहीं कराई। निहायत बुरा बच्चा है। एफबीआर कहेगा हम इसको सजा के तौर पे पिछले 10 सालों की रिटर्न इससे मांग रहे हैं। कितने सालों की? पिछले 10 सालों। जो बंदा मुसलसल 5 साल रिटर्न पाकिस्तान में जमा ना कराए, उससे लॉ मेकर यह सजा देगा कि पिछले 10 सालों की रिटर्न मांगेगा। एक बच्चा सेशन एंड पे मिला, सर ने खड़े होकर पूछा कि भाई पेपर तुम्हारे रह गए हैं, महीना करीब है, महीना रह गया पेपरों में, तुमने क्या पिछले 5 टेस्ट दिए हैं? आपने कहा सर कसम से एक भी नहीं दिया। सर कहेंगे आप निहायत बुरे बच्चे हो, आप 10 टेस्ट दो, टेस्ट 1 से शुरू करो, और टेस्ट हमारे 12 टेस्ट हुए हैं, पहले 2 मैं आपको फिर माफ कर रहा हूं, पहले 2 टेस्ट 1 और 2 छोड़ो, आप उससे लेके 12 टेस्ट, टेस्ट नंबर 3 से टेस्ट नंबर, सवाल आपसे मैंने कुछ और पूछा, सजा कुछ और दे रहा हूं। सवाल क्या पूछा मैंने आपसे? पिछले 5 टेस्ट दिए या नहीं दिया? आपने कहा कसम से एक भी नहीं दिया। यह आपका जुर्म है, लेकिन सजा मैंने कोई और दी है। मैंने कहा अब तुमसे मैंने सवाल ये पूछा, सजा ये है कि पिछले 10 टेस्ट तुमने देने हैं। हाँ, उनमें से अगर को तुमने दे दिया वो फिर ठीक है, वो कोई मसला नहीं। ऐसा हो सकता है तुमने कोई टेस्ट दे दिया हो,
थोड़ी देर बाद एक और बच्चा मिला। वैसे तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए, लेकिन एक बच्चा और हत्थे चढ़ गया, गोलगप्पे खा रहा था। तुमने पिछले 5 टेस्टों में से कोई एक टेस्ट दिया है? हाँ 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 हाँ, मैंने 2 टेस्ट दिए हैं पिछले 5 में से। चलो ठीक है, फिर पिछले 5 में से जो रह गया ना, बस वही दे दो, बाकी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पिछले कुछ छूटे हुए हैं तुम्हारे, उनको मैं तुम्हें रिलैक्स कर रहा हूँ, तुम इनमें से जो कोई रह गया वो दे दो। तो शायद ये जो मैंने रंगीन लाइन यूज़ की है ये है जुर्म, और शायद जो मैंने येलो लाइन यूज़ की है वो है सज़ा। जो बंदा मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना कराए, इसको बड़ी सजा दें। 5 साल में तुम एक दफा नहीं आए डॉक्टर, 5 साल में तुम एक दफा नहीं आए, इसे क्या सजा दें? 10 सालों में से जो जो रिटर्न मिसिंग है वो इससे मंगवा लें। और जो बंदा पिछले 5 सालों में 1 दफा या 2 दफा या 3 दफा या 4 दफा आया है, उससे क्या करें? उन्हीं 5 सालों के अंदर रहते रहते उसे कहें क्या जमा करवा दो, क्योंकि ये निहायत बुरा बच्चा है या बुरा बच्चा है। अच्छे बच्चे की तो मैंने मिसाल दी नहीं, क्योंकि उसके तो 5 टिकोने थे, तो उससे अब मैंने और टेस्ट क्या मांगने थे। तो आप लोगों की मिसाल यहां नहीं है, नोट कर लो। ये कौन सा सेक्शन है? 114 का कौन सा है? 5। चलें ठीक है, 114 का 5 है। H2O डालना, एक्सक्लूडिंग NaCl एंड लेमन। भाई अगर मैं आपको 300 रुपया दूं तो कल आप रूह अफ़ज़ा की बोतल और एक चम्मच ले आओगे? चलो ठीक। नहीं 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 नहीं, मैं इधर ही बनाया करेंगे इंशाल्लाह लाइव, ठीक है? आप लोगों को भी इजाज़त होगी। रूह अफ़ज़ा जामे शरीनी, ओल्ड इज गोल्ड। अभी तुखमलंगा भी आएगा तेरा फिर। क्या कहते हैं तुखमलंगे को अंग्रेज? तुख ब्लैक मलंग। BASIL। जो बंदा मुसलसल 5 ना टेस्ट ना दे तो सर क्या सज़ा देंगे? 10 टेस्ट जो पिछले हैं। अच्छा आप देख रहे हैं डॉक्टर को भी थोड़ा सा रिलैक्स किया है। इधर देखें, इससे हमने ये नहीं मांगी इन सालों की रिटर्न। और एक और चीज़ नोट करें ज़रा, इधर एक मिनट, एक और चीज़ नोट करें। ये तो बड़ी रिलैक्सेशन है कि डॉक्टर ने 2011-12 की रिटर्न भी जमा नहीं कराई, टैक्स भी जमा नहीं कराया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा सॉरी माजरत हम आपको पकड़ नहीं सके, अब आप रिलैक्स करें। तो डॉक्टर बच गए 2011 और 12 के साल के बारे में। और ये वाला जो बंदा है बुरा बच्चा, ये भी इन सालों के बारे में बच गया। इसने हुकूमत के साथ जुल्म किया है, लेकिन हम इसको तंग नहीं कर रहे, हम इसे सजा बिल्कुल नहीं दे रहे। तो ये एक रिलैक्सेशन भी फील करें, इन लोगों को रिलैक्सेशन मिल रही है। हाँ जी, कौन सा कार्ड? रिकॉर्ड तो फिर निकाल लें।
हाँ रिकॉर्ड 6 साल तक संभाल के रखें, लेकिन अब क्या करें, ऐसे बंदे को ज़्यादा करने पड़ेंगे। सिर्फ कुछ लोग कहते हैं वो पॉइंट चेंज हो जाना चाहिए अब। अच्छा जी, अगला सवाल, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने अब पिछले सारे टेस्ट जमा करवाने हैं जो आपने नहीं दिए हुए, तो अगली चीज मुझे क्या बतानी चाहिए? एक्सेलेंट। कौन बोले? हाथ खड़ा करें। कितनी देर में? अब हो सकता है मैं आपको कहूं आपके पास सिर्फ 18 घंटे हैं, 18 घंटे के अंदर अंदर सारे टेस्ट सॉल्व करके मेरे पास ले आओ। तो ये अब आपको बात समझ आ गई। अब मैं कोई और बात करने लगा हूं। पहला सवाल मेरा ये था कितने पुराने टेस्ट देने हैं, दूसरा सवाल मेरा क्या है, कब तक देने हैं। इधर सुन लें, अगर 18 मई को कमिश्नर को यह पता चला कि इसने ये हरकत की है, तो कमिश्नर 18 मई के बाद 30 दिन देगा इसको। 30 दिन के अंदर अंदर आप पिछले सारे सालों के रिटर्न बना के ले आओ। हाँ, अगर आपको मसला लगे तो आप कमिश्नर से इजाजत ले लें, वो 30 दिन से आपको ज्यादा भी दे सकता है, वो फिर और बात है। तो अब टैक्स पेयर ने कितने दिनों में आना होगा? 30 दिनों में आना होगा। क्लियर? अच्छा जी, ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमने एक नया काम शुरू किया है कि जो चीज़ें किताब में नहीं लिखी हुई उनको हम येलो में हाईलाइट कर दिया करेंगे। तो अब ये मैं आपको सेक्शन 114 का 4 और 5 पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन ये जो येलो में चीज़ें हैं ये किताब में आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी। लेकिन किस लिए लिखी हैं? ताकि बात समझ आ जाए, सिर्फ इसलिए लिखी हैं। अच्छा जी, बंदे ने हरकत क्या की है पहले बताएं। अ पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न। बंदे ने हरकत ये की है कि उसने रिटर्न जमा नहीं करवाई। क्लियर? मेरा पहला सवाल, इन हाउ मैनी डेज टू फर्निश, कितने दिनों में जमा करवाए? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अच्छा, अब एक इंग्लिश का फिक्रा आने लगे, तैयार हो जाएं। कमिश्नर में इशू हिम अ नोटिस, बोलें। उसको एक नोटिस देगा टू फर्निश अ रिटर्न विद इन 30 डेज। याद कर लें, कमिश्नर में इशू हिम अ नोटिस टू फर्निश अ रिटर्न विद इन 30 डेज। इन हाउ मैनी डेज टू फर्निश? कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर हिम टू फाइल इट या फर्निश इट विद इन ऑफ सर्विस ऑफ, जिस दिन आपको वो नोटिस मिला उस दिन से कितने दिनों के अंदर अब आपने रिटर्न जमा करवानी है? 30 दिनों में। लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, कमिश्नर में अलाउ लॉन्गर पीरियड और कमिश्नर में अलाउ, ये वह जुल्म है, शॉर्टर पीरियड जुल्म है कि 30 दिन से भी पहले जमा करवा दूं। आप कोई वो तो नहीं है रुस्तम खान के जल्दी जल्दी बना के ले आए। अच्छा, ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। अगला सवाल हमारा क्या है? फॉर हाउ मैनी, कितने सालों की जमा करवाएं? अगला सवाल क्या है हमारा? इसमें दो ऑप्शंस हैं, इसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर एक बंदा, यहां कैसे आ गया? बस जूते पहने हुए ना सबने, यही घर में भी कहते हैं जूते पहन के चलना। अगर एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, किसी एक साल की भी तुमने जमा नहीं कराई, तो ये कौन सा बच्चा है? लेकिन एक निहायत और बहुत में क्या फर्क है? अब तुझे ये किस इलाके से आया, ये नाम बोला करते चिपेम। अच्छा, इफ अ पर्सन हैज फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, इन दोनों में क्या फर्क है? नॉट।
इसमें नॉट लिखा हुआ, इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ। इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 ईयर, तो पिछले 5 सालों में एक दफा भी नहीं आए, तो ये कौन होगा? एंड इफ अ पर्सन हैज फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, तो ये कौन होगा? बुरा बच्चा। दे इनको सजा, दे इनको सजा, दे इनको सजा, कील ठोकें इसके जूते में, सजा दे इसको। चले, अच्छा ये जरा इंग्लिश अब आपने याद करनी है। ये समझ आ रहा है? नोटिस में बी इशूड फॉर लास्ट 10 ईयर्स, कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुके हैं। नोटिस में बी इशूड फॉर लास्ट, ये वन और मोर वाला लफ्ज ना आपने अब डाल देना है बीच में पेपर में, वन और मोर वाला लफ्ज। वन और मोर क्यों? वन और मोर इसलिए कि इस बंदे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल की मांगी जाएगी, तो पूरे 10 की तो नहीं मांगी जाएगी ना। या हो सकता है इसने इधर भी रिटर्न जमा कराई होती, फिर इससे कितने सालों की मांगी जाती? 8 सालों की। तो वन और मोर उसने लिख दिया, वन और मोर। वैसे वन और मोर में तो ये भी है कि वन केस भी मांग सकता है। ये फिर बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो बनेगा। कभी ना लॉ मेकर बड़ा सखी हो जाता है और वो कहता है यार चल यार 2-3 साल की जमा करा दे, तेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। वो फिर एक बड़ी रिलैक्सिंग प्रोविजन होगी वो किसी बंदे के लिए, अगर ख़ास वो कोई बंदा रिक्वेस्ट करे और मिन्नत करे एफबीआर की, वो फिर अलग सिनेरियो होगा। तो बेसिक रूल पहले याद करें, फिर दरमियान वाली ब्रैकेट इंशाल्लाह आसान लफ्ज़ है, दरमियान वाली ब्रैकेट को मुझे पहले याद करवा दें, वन और मोर, वो छोड़ दें। अब बेसिक रूल याद करें जो आपको पढ़ाया है। नोटिस में बी इशूड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है? वन और मोर। और जो दूसरा बच्चा है कौन सा वाला? बुरा बच्चा, इसके साथ क्या करना है? नोटिस में बी इशूड फॉर, नहीं 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 नहीं, फॉर लास्ट 5 ईयर्स। इससे कितने सालों की मांग लें? इधर आपने बीच में वन और मोर नहीं डालना, इधर आपने बीच में डालने एनी ऑफ। वन और मोर ही बन गया ना। एनी ऑफ का क्या मतलब है? किसी भी 5 साल, किसी भी, तो किसी भी का मतलब क्या है? वन और मोर। तो अजीब सा लॉ मेकर है, इधर वन और मोर लिखें और इधर लिखें एनी ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो बता दें जी, जो मुसलसल 5 साल से नहीं आया, लास्ट 10 ईयर्स की मांगनी है, एक वन और मोर का लफ्ज बीच में डालना है आपने। और जो 5 साल में कभी आया कभी नहीं आया, उससे आपने लास्ट 5 ईयर्स की मांगनी है। बीच में वन और मोर भी डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से एग्जामिनर पनिश नहीं करेगा। वन और मोर की जगह बेहतर है क्या डाल दीजिएगा? एनी ऑफ। आखिरी बात, सेकंड रो चेक वाली शर्ट, अगर कमिश्नर मुतमईन है ना, अगर कमिश्नर मुतमईन है डेट मरियम नवाज हु फेल टू फर्निश रिटर्न, क्योंकि इसकी फॉरेन इनकम है या फॉरेन, अगर कोई बंदा ऐसा पकड़ा जाए जिसकी फॉरेन इनकम फॉरेन एसेट हो, वो हमारी गली में बैठा हुआ डॉक्टर नहीं, हमारे मोटर सही करने वाले इंजीनियर नहीं, कोई ऐसा बंदा जिसके क्या हो फॉरेन इनकम या फॉरेन, टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव शैल
मीन्स रिटर्न कैन बी डिमांडेड फॉर 25 साल की रिटर्न मरियम बाजी जमा करवाएं। आपके लिए 5-10 साल वाला सिनेरियो नहीं है, ये बिल्कुल स्पेशल केस है, प्रोटोकॉल दिया जाएगा इनको। तो अब आपने कितने सालों की रिटर्न जमा करानी है? 40 साल की पिछली रिटर्न जमा करवाएं, 40 साल की, जितने, इसके आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको जरा स्पेशल सजा है। तो ये सिनेरियो किन लोगों के लिए है? जिनकी, अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोट की है, फॉरेन इनकम के साथ उसने हैज का लफ्ज लगाया है और फॉरेन एसेट्स के साथ उसने ओन का लफ्ज लगाया है। कहते हैं इनकम होती है और एसेट होता है। अच्छा, इनकम, कमाई, हैज इनकम, और एसेट के साथ उसने क्या लफ्ज लगाया? क्योंकि इनकम के साथ ओन का लफ्ज अजीब सा है, आई ओन सैलरी, अजीब सा लफ्ज है ना। तो ये जी आप कितने सिनेरियोज हो गए टोटल? 3 सिनेरियोज हो गए। कितने सिनेरियोज हो गए? 3 सिनेरियो। डन, डना, डन। चलें जी किताब से पढ़ लें इनको। जी हाँ, वेबसाइट पे है। हाँ, और भी कुछ हो तो क्लास के बाद बता देना। अच्छा, घर का कोई काम हो तो बता दो। पॉइंट 4 जी, पॉइंट 4 क्यों बुलवाते हैं सुबह सुबह? पॉइंट 4 ब्रंच के टाइम में। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश द, अगर एक बंदा रिटर्न जमा ना कराए, कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर हिम, कमिश्नर उसको नोटिस दे के कहेगा टू फाइल इट विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ, नोटिस मिलने के 30 दिनों में तुम रिटर्न जमा करवाओ। कॉमी मे अलाउ अ लॉन्गर पीरियड और अ शॉर्टर पीरियड, फिर ये कॉमी की मर्जी। ऊपर वाला नोटिस इशू किया जाएगा फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। एनी ऑफ को ब्रैकेट में ले लें ताकि इसके अलावा लाइन आप घर में पढ़ें, फिर एनी ऑफ को किचन में बैठ के याद करें। तो द अबव नोटिस मे बी इशूड फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, बल्कि वैसे ऐसे ही पढ़ें, अबव नोटिस मे बी इशूड फॉर लास्ट 5 years, और ब्रैकेट में डाल देने एनी ऑफ। अच्छा, ये किस बच्चे की बात हो रही है? बुरा। अब बहुत बुरे की बात करते हैं। फर्दर, इसमें आपके लहजे में थोड़ा सा रोना होगा और थोड़ी सी सख्ती होगी जब आप फर्दर से आगे पढ़े होंगे। फर्दर, इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, तुमने किसी 1 साल की भी जमा नहीं कराई। कौन हो तुम? डॉक्टर हूं। फर्दर, इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 years, आजा जल्दी यार, बाहर निकल। नोटिस में बी इशूड फॉर लास्ट 10 years। ये ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है कि याद करना आपको घर में आसान हो। फॉर लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों की रिटर्न आपसे मांगी जा सकती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पिछले 10 सालों में से कोई इक्का दुक्का जमा करा दिया हो, तो फिर एनी ऑफ की जगह इसने एक और लफ्ज यूज कर लिया, वन और मोर। सर डॉक्टर के साथ आपने जो कहा था हमने कर दिया, ये कौन किसको कह रहा है? कमिश्नर के शागिर्द कमिश्नर को कह रहे हैं। सर डॉक्टर के साथ जो आपने कहा था हमने कर दिया, इंजीनियर के साथ जो आपने कहा था हमने कर दिया। अब बाजी तशरीफ लाइए, अब उनके लिए आप सज़ा बताएं क्या है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करें। कमिश्नर ने पहले ही कह दिया इधर कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। आपने कहा सर पहले बात तो बता दें सज़ा के, किस जुर्म की सज़ा है। पहले मेरे ख्याल से उसने सज़ा लिख दिया, जुर्म बाद में लिखा है। जुर्म पढ़ें ज़रा। कमिश्नर मुतमईन है डेट बाजी फेल टू फर्निश रिटर्न, क्योंकि इसकी फॉरेन इनकम है और फॉरेन, इसको क्या सज़ा दी जाएगी? टाइम लिमिट अबव शैल नॉट अप्लाई। अब इन नोट्स का क्या फ़ायदा होगा? इन नोट्स का ये फ़ायदा होगा कि इस बात का मतलब यहाँ लिखा हुआ है।
मीन्स रिटर्न कैन बी डिमांडेड फॉर, लेकिन आप अपनी किताब पे लिखें, उर्दू में लिख लें बेशक पिछले 28 सालों की मांगो। मैंने 25 बोला तो आप कहेंगे शायद 25 ही की मांगनी है, वो बोंगा भी हो सकता है, जो बोंगी समझ ले। बेशक पिछले 28 साल की मांगो, और जिसको डर है कि उसको समझ ना आए आगे एक और दोहा लिख ले, बेशक 30 की मांगो, बेशक पिछले 28 साल की मांगो, बेशक पिछले 30 की मांगो, लिखते रहें, बेशक पिछले 40 की मांगो, बेशक पिछले 41 की मांगो, जब तक के कॉन्सेप्ट अंदर बैठ ना जाए। ओ भाईजान वेस्ट कोट वाले भाईजान क्या कर रहे हैं आप, खुदा का खौफ करें, किताब की तरफ देखें। ओके नेक्स्ट, हाइब्रिड वाले ना जरा कपड़ों के ब्राइट कलर पहन के आया करें ताकि इधर से जरा पता चल जाए कौन सा कलर है, शोख रंग पहना करें। पॉइंट 6, अच्छा जी, क्या आप के साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो जिससे भी ग्लास से बच रही है टीचर, आप भी जिंदगी में इसी तरह गुनाहों से बचते हुए गुजरते हैं? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो सारी कैलकुलेशन हमने ज़मीर अंसारी की थी, अगर ये कैलकुलेशन गवर्नमेंट को जमा कराना चाहे तो इस कैलकुलेशन को, कितों आए हो यार, सीए करो, क्या ये सफ़ा जब गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, इस सफ़े को कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। क्या कहा जाता है? क्या ये पॉसिबल है कि ये सफ़ा जमा कराने में इस बंदे से कोई गलती हो गई हो? क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है इसने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हुए ये वाला जीरो भूल गया हो। अब इसने किया क्या है, इसने 42,09,90,000, 42,90,000 और 2 लाख का टोटल कर दिया है 4 लाख चपेड़। तो 42,90,000 और 2 लाख का टोटल क्या कर दिया है? 4 लाख। तो आप बता दें, क्या ये रिटर्न जो इसने जमा करवाई है, क्या इसको रिवाइज करनी चाहिए या खैर है? रिवाइज करनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस कैलकुलेशन में ये -630 करना भूल जाता? तो फिर क्या कर दे रिटर्न? आज हम रिटर्न रिवाइज करने की शराइत पढ़ने लगे हैं। उस बंदे की बात करने लगे हैं जिसने जमा ही नहीं कराई। नहीं 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 नहीं, जिसने जमा तो कराई है लेकिन बाद में दोबारा याद आई है। क्या याद आई है? कि गलत जमा कराई है। पढ़े, इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन or a wrong statement in original return, in original return, आपको लिखते हैं ओरिजिनल। तो बोंदा क्या करे? ओरिजिनल रिटर्न में गलती हो गई है तो क्या करें? ही मे फाइल बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशंस पूरी कर दे। कंडीशंस क्या पूरी करे? व्हाइट बोर्ड की तरफ देख लें हाइब्रिड वालों। कंडीशंस ये पूरी करे कि वो रिवाइज अकाउंट्स जमा कराए। रिवाइज अकाउंट्स का मतलब है रिवाइज P&L बैलेंस शीट। रिवाइज P&L बैलेंस शीट ये आमतौर पे ना बिजनेस इनकम वाले को जमा कराने पड़ते हैं। तो रिवाइज P&L बैलेंस शीट जमा करवाए साथ। लेकिन कुछ लोग बड़े तेज हैं, वो अकाउंट्स को रिवाइज नहीं करते, अकाउंट्स को रिवाइज करके उनका ऑडिट भी करवाते हैं, फिर दोबारा जमा करवाते हैं। तो अगर आपने गलती खुद ही सही कर ली है तो रिवाइज अकाउंट्स जमा करवा दें। अगर आपने गलती सही करके किसी ऑडिटर से ऑडिट करवाया है तो फिर आप रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवा दें। तो आपके पास आमतौर पे कंपनीज ऑडिट करवाती हैं, इंडिविजुअल एओपीज ऑडिट करवाते नहीं है। तो इंडिविजुअल एओपीज रिवाइज अकाउंट्स जमा करवा देंगे और कंपनीज क्या करेंगी? रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवा देंगे। तो इट इज अकम्पनीड बाय रिवाइज्ड अकाउंट्स और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स। हाउएवर
अगर कमिश्नर चाहे तो इस कंडीशन को वेव कर दे। क्या मतलब है? आप अकाउंट्स जमा ना करवाएं। अगर आप चाहें तो अकाउंट्स जमा ना करवाएं। अगर कमिश्नर मुतमईन है कि फाइलिंग ऑफ दीज अकाउंट्स इज नॉट, अगर उसे लगे कि यह नेसेसरी नहीं है। जैसे मैंने आपको भी ये वाली एक और एग्जांपल दूं, अगर हमने ज़कात गलत माइनस कर दी तो क्या रिवाइज अकाउंट्स जमा करवाने की जरूरत है या फिर रिवाइज रिटर्न ही जमा करवा दें? अकाउंट्स और रिटर्न में फर्क क्या होता है? अकाउंट्स तो आमतौर पे सिर्फ बिजनेस इनकम के बनते हैं, वो जो इंट्रो की क्लास में आप P&L वगैरह बनाते थे, और रिटर्न में तो सारी किस्म की इनकम्स होती हैं। तो क्या रिवाइज अकाउंट्स जमा कराना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। अगर कमिश्नर को लगे कि रिवाइज अकाउंट्स जमा करवाना आपके लिए जरूरी नहीं है तो क्या फिर आप रिवाइज अकाउंट जमा करवाएं या ना भी जमा करवाएं तो खैर है। इसके बाद आपने क्या करना है? ऑब्वियसली आपने रीजंस बतानी है क्यों मैं रिवाइज कर रहा हूं। ये तो जाहिर सी बात है, ज़कात गलत हो गई थी, ये गलत हो गया था, रीजन बतानी है आपने। और इसके बाद आपने उस रिटर्न के ऊपर क्या करना है? साइन करना है। साइन करके देना है कि भाईजान ये मैं साइन करके दे रहा हूं, मादरत मेरे से गलती हो गई थी। क्लियर? अच्छा जी, आखिरी बात, इसको सुन लें, नोट इंशाल्लाह कल करेंगे। आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई 30 सितंबर को, आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई 30 सितंबर 16 को। अच्छा, इसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं इसे रिवाइज करूं। आईकेप में तो वैसे 6 महीने बाद ही रिवाइज होता है, दोबारा पेपर देना पड़ता है। तो यू डिसाइडेड टू रिवाइज, आपने सोचा कि मैं इसको रिवाइज करूं, और आपको रिवाइज करने का ख्याल ना जल्दी आ गया, जल्दी ख्याल आ गया। 15 अक्टूबर, 15 दिन बाद ही आपको ख्याल आ गया। आपने अपनी बेगम का, बानो मेरे से गलती हो गई है। बानो ने कहा क्या हुआ, तुमने मेरे से शादी करके गलती की है? नहीं 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 बानो, ये बात नहीं है, ये तो अलग गलती है, मैं इस वक्त किसी और गलती की बात कर रहा हूँ। बानो मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने रिटर्न ना ओरिजिनल जमा करवाई थी, उसमें गलती है। बानो ने कहा एज पर सेक्शन 114 सब सेक्शन 6 व्हाट आई रिमेंबर, सरताज यू कैन रिवाइज इट, यू कैन रिवाइज इट। यस आई रिमेंबर in chapter number 15 once I read it, so yes you can revise it। तुम इस रिटर्न को क्या कर सकते हो? 15 अक्टूबर 16 यानी 15 दिन के अंदर अंदर ही उसको ख्याल आ गया कि ये बंदा रिटर्न क्या कर दे। ऐसी सूरत में कमिश्नर से आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कमिश्नर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप कमिश्नर के दफ्तर जाएं, उसके बाहर बैठा होगा पीएन, उसे कहें साहब अंदर बैठे हैं, वो कहेगा जी। आप उसे कहें साहब को कहना कि वो मैं ना 30 सितंबर को रिटर्न लाया था, उसमें गलती हो गई है, तो ये ना मैं रिवाइज़ करके अब रिटर्न लाया हूँ, तो ये ज़रा साहब को अंदर जमा करा दो। तो पीएन कहेगा हाँ 15 दिन पहले आप आए थे, अब आपने शायद कटिंग करा ली है, थोड़ा पेट भी कम, हाँ हाँ ठीक है मुझे याद आ गया, आप 30 सितंबर को आए थे, अब 15 दिन बाद दोबारा आ गए, मैं साहब को रिटर्न आपकी जमा करा देता हूँ। कमिश्नर के दफ्तर में जाके आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेट आए, लेट के नहीं आए फिर तो आप कहीं और ही जाएंगे, लेकिन अगर आप लेट आए 15 जनवरी 17, कल मैं लेट का क्राइटेरिया बताऊंगा, वो 60 दिन होता है। अगर आप लेट आए तो कमिश्नर कहेगा बहुत देर कर दी मेहरबान तूने। ऐसी सूरत में अगर आप हुकूमत को फायदा दे रहे हैं तो आपको कमिश्नर की इजाजत की जरूरत नहीं है। हुकूमत को फायदा दे रहे हैं, बस पीएन को रिटर्न जमा करा के चले जाएं। और अगर ऐसी सूरत में आप हुकूमत को और बोल दें फायदे का उल्टा, किसी स्वीपर को बुलाएं, अगर आप हुकूमत को क्या दे रहे हैं तो ऐसी सूरत, तीनों क्लासों में रख दिए नोट्स, तो फिर आप क्या करें बोलें? कमिश्नर से इजाजत लें। चलें, ये आखिरी बात मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ नहीं आई, कोई नहीं मसला, कल करते हैं। वैसे कितने लोगों को समझ आ गई है, जरा हाथ खड़ा करके बता दें।
छोड़ें, पर कल करते हैं। अच्छा, अब आखिरी सीढ़ी तक, कभी सीढ़ियां गिनी हैं कितनी बनती हैं तकरीबन नीचे तक? 21-22 सीढ़ियां भाई फरमा रहे हैं बनती हैं। आखिरी सीढ़ी तक आपने बोलते हुए जाने चैप्टर 18 क्वेश्चन 27, चैप्टर 18 क्वेश्चन 27। थोड़ा थोड़ा ना भीनी भीनी आवाज में हम सारे चलते हैं, आ जाएं, शुरू करें। चैप्टर 18, चलें जाते रहें, नोट सेंड से लेके निकलते रहें। नहीं, उसकी तो एक दफा करा दी है ना, अब इसकी जरूरत नहीं होगी।